गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप कि आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि अब तक हम पढ़ चुके हैं अपने इस चैप्टर में कि ग्लोबलाइजेशन का निर्माण हम कैसे कर रहे हैं और किस तरीके से पर्टिकुलर उस समय के दौरान विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम आए, युद्ध के बाद के समय में या फिर पोस्ट वार एरा के बाद किस तरीके से चीज़ों में बदलाव हुए और पोस्ट वार एरा के बाद किस तरीके से ब्रिटेन वुड्स संस्थान का निर्माण हुआ था और उसने प्रारंभिक दौरान युद्ध के दौरान या युद्ध के वर्ष के दौरान किस तरीके से चेंज लाए, ये सब हम जान चुके थे। अब हम जानने वाले हैं कि डिकोलोनाइजेशन और इंडिपेंडेंस कैसे हुआ या फिर अनौपनिवेशीकरण या फिर वे सरकारें जो कोलोनाइजेशन के रूप में ब्रिटेन सरकार ने बनाई थी उनका निर्माण और उनसे स्वतंत्रता लोगों ने किस तरीके से प्राप्त की। साथ ही साथ हम जानेंगे ब्रिटेन वुड्स का अंत कैसे हुआ और उसके बाद वैश्वीकरण की शुरुआत या फिर ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत या फिर ग्लोबल लेवल पर इन चीज़ों का स्थानांतरण कैसे हुआ, इन सभी चीज़ों को जानेंगे। मुख्य रूप से हमारे पास सिर्फ यही दो टॉपिक हैं जो मेन रूप से हम जानने वाले हैं, तो हम इन्हें पूरे क्लियरली लेते हुए चलेंगे। जैसे कि पहले हम पहला पढ़ लेंगे डिकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। किस तरीके से उपनिवेशी सरकारों का निर्माण हुआ और किस तरीके से उनसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ब्रिटिश सरकार के दौरान किस तरीके से चीज़ों में अंतर देखने को मिलता है, उन चीज़ों पर हम अध्ययन करने वाले हैं। When the Second World War ended, large part of the world were still under European colonial rule. जैसा कि हम जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद आधे से अधिक देश जो पूरे विश्व के थे वे उपनिवेशित सरकार के अंतर्गत चले गए थे या फिर कोलोनाइजेशन के अंतर्गत चले गए थे यूरोप की, या फिर सीधे तौर पर कहें तो ब्रिटेन के कहीं ना कहीं दास बन गए थे या फिर उनके गुलाम बन गए थे। Over the next 2 decades, most colonies in Asia and Africa emerged as free. लेकिन अगले ही 20 सालों के अंतर्गत हम देखते हैं कि अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे देश अपने आप को स्वतंत्र करा चुके थे इस उपनिवेशित सरकार से और अपने आप को एक स्वाधीन इंडिपेंडेंट राष्ट्र का बना चुके थे। They were, however, overburdened by the poverty and a lack of रिसोर्सेज। यहाँ तक कि वे अपने आप को आज़ाद करवा चुके थे, लेकिन वे लोग इतने गरीब थे कि उन्हें विभिन्न प्रकार से गरीबी के कारण रिसोर्सों की कमी से जूझना पड़ रहा था। इसके अलावा हम देखते हैं they were however overburdened by poverty and the lack of the resources and their economic and society were handicapped by लॉन्ग पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल, कि एक लंबे समय से उपनिवेशित सरकार के चलते हुए अर्थव्यवस्था वहां की पूरी तरीके से गिर चुकी थी, यह भी देखने को मिलता है। द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक वाज डिजाइन टू मीट द फाइनेंशियल नीड ऑफ द इंडस्ट्रियल कंट्री, और यही कारण है कि IMF और विश्व बैंक का गठन किया गया उस समय के दौरान। खास करके जैसे कि हम पहले जान चुके हैं कि IMF का यह निर्माण मुख्य रूप से 1947 के आसपास देखने को मिलता है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि जो सबसे पहला फ्रेमवर्क देखने को मिलता है वो 1944 के आसपास देखने को मिलता है इसका। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम समझते हैं कि IMF ने इसका गठन किया था औद्योगिक देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ताकि वे अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए विकास की राह पर पहुँच सके। They were not equipped to cope with the challenge of the poverty and lack of development in the formal colonies. मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यह संस्थान पुराने तरीकों को या गरीबी की समस्याओं को विकास की कमी से निपटने में दक्ष नहीं था। मतलब कि कह सकते हैं कि यह पूरी तरीके से जागरूक नहीं था, यह नहीं जानता था कि किस तरीके से आने वाली प्रॉब्लमों से उसे फेस करना है, आने वाली प्रॉब्लमों को। इसके बावजूद भी बट यूरोप एंड जापान रैपिडली रिबिल्ड देयर इकोनॉमीज, दे ग्रो लेस डेवलपमेंट डिपेंडेंस ऑफ द IMF एंड वर्ल्ड बैंक, क्योंकि उस समय के दौरान यूरोप और जापान बहुत तेजी से विकास कर रहे थे इकोनॉमिक रूप से, जिसके कारण वह बहुत कम निर्भर थे IMF और वर्ल्ड बैंक पर।
Thus, from the late 1950s, the Bretton Woods institution began to shift their attention more towards developing countries. यही कारण है कि 1950 के आसपास ब्रिटेन वुड्स ने के इंस्टीट्यूशनों ने जो ज़्यादा अटेंशन देनी शुरू की वो उन कंट्रीज की ओर देनी शुरू की जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, जो तेजी से विकास कर रही थी. एज colonies, many of less developed region of the world had been part of the Western Empire. और यही कारण है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश थे जो पश्चिमी साम्राज्यों के अधीन थे. Now, ironically, as newly independent countries facing urgent pressure to lift their population out of the poverty they come under the guidance of international agency dominated by the formal colonial power. और यही कारण है कि विडंबना ये थी कि जो नए नए आज़ाद हुए हुए देश थे वे अपनी जनता की गरीबी को संभाल नहीं पा रहे थे. पिछड़ेपन के कारण वे और भी ज़्यादा गलत में जा रहे थे या फिर और भी ज़्यादा उन्हें नुकसान हो रहा था, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की उन्हें मदद लेनी पड़ रही थी. The formal colonial power still colonized vital resources such as the minerals and land in many of formal colonies. और यही कारण है कि उन लोगों को उस समय के दौरान अपनी खनिज संपदा जमीन अभी भी ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों के नियंत्रण में ही चलानी पड़ रही थी, जिसके कारण इस नियंत्रण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर वे लोग तैयार नहीं थे जो उन पर आधिपत्य रखते थे. Large corporations of the other powerful countries, for example, the US, also often manage to secure right to exploit developing countries' natural resources very cheaply. और कई बार अमेरिका जैसे अन्य शक्तिशाली देशों ने भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विकासशील देशों के प्राकृतिक रिसोर्सों को बहुत कम कीमत पर दोहन करने की कोशिश की या फिर बहुत कम कीमत पर उन चीज़ों को खरीदने की कोशिश की, जिसके कारण उन गरीब देशों को और भी ज़्यादा नुकसान हो रहा था. At the same time, most of the developing countries did not benefit from the fast growth the Western economy experienced in the 1950s and 1960s. दूसरी ओर अगर ज़्यादा विकासशील देशों की बात करें तो 50 से 60 सालों के बीच हम देखते हैं पश्चिमी या वेस्टर्न इकोनॉमिक संस्थाओं से जुड़े हुए ये देश तेजी से प्रगति कर रहे थे और कोई लाभ इन्हें फिर भी नहीं पहुंच पा रहा था इन चीज़ों से. Therefore, they organized themselves as a group. The group of 77 और G77 मुख्य रूप से इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को डिजाइन करते हुए इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIENO के अंतर्गत आवाज बनाते हुए अपने आप को एक ग्रुप में रखने की कोशिश की और यह ग्रुप G77 के नाम से जाना जाने लगा. इस ग्रुप को G77 के नाम से जाना गया, जिसके बाद टू डिमांड ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑर्डर NIEO नए इकोनॉमिक ऑर्डर के रूप में इसे संगठित किया गया. इसके अलावा बाय द NIEO दे मेंट ए सिस्टम दैट वुड गिव द रियल कंट्रोल ओवर द नेचुरल रिसोर्स, मोर डेवलपमेंट एसेट्स, फेयर प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल्स एंड बेटर प्राइस एक्सेस फॉर देयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट. और यही कारण है कि उस समय के दौरान हम कह सकते हैं कि इन्होंने इस तरह से निर्माण करने की कोशिश की कि इन्होंने नियंत्रण पास किए उन विकास के मानकों पर या फिर उन कच्चे मालों के सही दामों पर जिन्हें ये तैयार रूपों से विकसित देशों के बाजार में बेचने के लिए बेहतर पहुंच के साथ पहुंचा सके या इन्हें वह विकसित देशों में बेहतर पहुंच के साथ मिल सके. इसके अलावा हम आते हैं ब्रिटेन वुड्स के बारे में. एंड ऑफ द ब्रिटेन वुड्स एंड बिगिनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. किस तरीके से अंत हुआ ब्रिटेन वुड्स का और इसके बाद शुरुआत कैसे हुई ग्लोबलाइजेशन की, इसके बारे में हम जानने वाले हैं. मुख्य रूप से उस समय के दौरान डिस्पाइट ईयर ऑफ द स्टेबल ऑफ द रैपिड ग्रोथ, नॉट ऑल was well in the post-war world.
For the 1960s, the rise cost of this overseas involvement weakness the US finance and cooperative strength. सालों की स्थिरता को देखते हुए हम बात करें तो तेज वृद्धि के बावजूद युद्ध के बाद सब कुछ सही तरीके से नहीं चल पा रहा था। 60 के दशकों से विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति थी उसे भी कमजोर कर दिया था। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित नहीं रहा था या फिर उतनी उसकी वैल्यू नहीं रही थी जितनी उसकी पहले हुआ करती थी। द US डॉलर नो लॉन्गर कमांडेड कॉन्फिडेंस एज द वर्ल्ड प्रिंसिपल करेंसी, मतलब कि वह प्रधान करेंसी नहीं रहा था। इट कुड नॉट मेंटेन इट्स वैल्यू इन द रिग्रेट टू द गोल्ड, और सोने की तुलना में गोल्ड की जो कीमत थी वह भी लगातार गिरती जा रही थी। द इवेंचुअली लीड टू द collapse of the system of the fixed exchange rate and the introduce of the system of the floating exchange rate। और इस तरीके से हम फिक्स एक्सचेंज रेट को देखते हैं कि किस तरीके से वह व्यवस्था विफल हो गई और उसके बाद प्रभाव ही होने वाली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की वह स्थिर व्यवस्था शुरू हुई जिसके दौरान चीजों को सही तरीके से मर्ज करने की कोशिश की जा रही थी। इसके अलावा फ्रॉम द मिड 1970 द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम आल्सो चेंज इन द इम्पोर्टेंट वे। 1970 के दशकों के आसपास हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलर जो फाइनेंशियल सिस्टम था वह लगातार महत्वपूर्ण तरीकों से चेंज होता जा रहा था। Early developing countries could turn to the international institution for loans and development assistance। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि भारी बदलावों के साथ साथ अब विकासशील देश कर्जे और विकास संबंधी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की शरण ले रहे थे। इसी के साथ हम स्थिर विनिमय और परिवर्तनशील विनिमय या फिर हम मुख्य रूप से फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के बारे में जान लेते हैं। इन व्यवस्थाओं के जरिए जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसकी सुविधा विभिन्न देशों को उनकी राष्ट्रीय मुद्रा के हिसाब से एक दूसरे से जोड़ने के लिए किया जाता है। मोटे तौर पर अगर कही जाए तो जो ये एक्सचेंज रेट है ये दो प्रकार का हो सकता है, एक तो फिक्स एक्सचेंज रेट और एक होता है आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या होता है, इसमें भी एक्सचेंज रेट का जो स्तर होता है या पैसे को जो एक्सचेंज करने का तरीका होता है उसमें आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है और ऐसी स्थिति में वे एक्सचेंज रेट को स्थिर कर देती है कि प्रत्येक डॉलर में इतने रुपए होंगे या फिर इतने डॉलर में इतने रुपयों में इतने डॉलर होंगे। एनी प्रॉब्लम? इसके अलावा जो दूसरा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है इसमें थोड़ा अलग तरीके से देखने को मिलता है। इस तरह के एक्सचेंज रेट में हम देखते हैं कि विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर बिना सैद्धांतिक रूप से या प्रिंसिपल रूप से सरकार के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती रहती है। उसमें कोई खास अंतर देखने को मतलब कि बड़ा अंतर देखने को मिलता है, ये कहा जा सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं अपने पर्टिकुलर समय के दौरान बट नाउ दे वर forced to borrow from Western commercial bank and private leading institutions. They lead to periodic debt crisis in the developing world and lower income and increased poverty, especially in Africa and Latin America. मुख्य रूप से हम उस समय के व्यावसायिक बैंकों को देखते हैं जो उस समय के जो पर्सनल ऋण लेने वाले संस्थान थे उनसे से कर्जा न लेने के लिए बाध्य उन्हें किया जाने लगा था। विकासशील देश जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वह समय समय पर कर्जे के संकट से बचना चाहती थी, जिसके कारण उनके आय में गिरावट आने लगी थी और गरीबी भी बढ़ने लगी थी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में यह समस्या सबसे ज्यादा दिखाई पड़ती है उस समय के दौरान।
इसके अलावा हम देखते हैं इंडस्ट्रियल वर्ल्ड को। द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वाज आल्सो इट द अनएम्प्लॉयमेंट द बिगेन राइजिंग फ्रॉम द मिड 1970। इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में बहुत तेजी से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही थी 1970 के दशकों के आसपास। रिमेन हाई यूटिलिटी until the early 1990 from the late 1970। यह समय 1970 से 1990 के बीच रहा, जो इस तरह की बेरोजगारी को दिखाता है या फिर इस तरह की समस्याओं को दिखाता है, दर्शाता है। इसके अलावा हम देखते हैं MNC also begin to shift production operation to low wages again Asian country। MNC पूरी तरीके से शिफ्ट कर रही थी प्रोडक्शन को और ऑपरेट करने की कोशिश कर रही थी कि लो वेजेज पर वह आसानी से एशियन कंट्रीज से वह चीजें कंटिन्यू करवा पाई। इसके अलावा चाइना हैज बीन कट ऑफ फॉर द पोस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी सिंस इट रिवॉल्यूशन इन 1948, बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इन चाइना and the collapse of the Soviet Union and Soviet-style communism in Eastern Europe brought many countries back into the fold of the world economy। चीन की भी बात करें तो चीन में 1949 के आसपास यह क्रांति देखने को मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक सिस्टम है वह अलग थलग ही था। परंतु चीन की बात की जाए तो यहाँ पर आर्थिक रूप से या इकोनॉमिकल रूप से जो नीतियाँ बनाई जा रही थी और सोवियत खेमे के बिखराव और पूर्वी यूरोप की जो सोवियत शैली थी उसकी व्यवस्था के समाप्त हो जाने के पश्चात बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बनने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा वेजेज वर रिलेटिवली लो इन द कंट्रीज लाइक चाइना। मुख्य रूप से जो दूसरे देश थे उसकी तुलना में चाइना में जो वेजेज थे वे बहुत कम थे। Thus they become attractive destination from the investment for foreign MNC companies to capture world market। यही कारण है कि यह काफ़ी हद तक अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे। डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलता था इन्वेस्टमेंट के रूप में फॉरेन MNCs का, और यह काफ़ी हद तक कॉम्पीट करता था विश्व को, साथ ही कैप्चर करने की कोशिश करता था वर्ल्ड मार्केट को। Have you noticed that most of the TV, mobiles, phones and toys we see in the shop seem to the made in the China। आज भी आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के टीवी, मोबाइल फोन, इसके अलावा आपके जो टॉयज हैं ये पूरी तरीके से भर कर हमारे मार्केटों में आ चुके हैं, जिसके बारे में हमने अपने इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि चाइना के जो गुड्स हैं वे कितनी हद तक भारतीय एरियो में फैल चुके हैं, भारत की मार्केट पर उनका आधिपत्य हो चुका है। दिस इज बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द चाइना इकोनॉमी। यह कारण है क्योंकि वहाँ पर जो कम लागत है उसके द्वारा अर्थव्यवस्था को खास तौर पर कम वेतन देते हुए वे अपने लोगों से इस तरह के नतीजे निकलवा पाते हैं कि वे इतने अच्छे चीज़ों को कर पाते हैं या इस हद तक मार्केट में सामान को फ्लूइड की तरह ला पाते हैं। द रीलोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री टू लो वेजेज कंट्रीज स्टिमुलेटेड वर्क, ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो इन द लास्ट 2 decades। द वर्ल्ड इकोनॉमी geography has been transformed as countries such as India, China and Brazil have undergone rapid economic transformation। और इसके साथ हम देखते हैं कि उद्योग कम वेतन वाले देशों के रूप में ले जाने वाले वैश्विक व्यापार को या ग्लोबल ट्रेड को हम कैपिटल के उन फ्लो के रूप में देख सकते हैं या फिर एक तरीके से उन पर असर पड़ सकता है। पिछले दशकों की बात करें, 2 दशकों की बात करें तो भारत, चीन और ब्राजील जैसे ऐसे देश देखने को मिलते हैं जो इकोनॉमिक रूप से भारी बदलावों के कारण दुनिया के इकोनॉमिक ज्योग्राफी को पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। इसके अलावा हम इस चैप्टर के बारे में पूरी तरीके से जान चुके हैं। आइए जानते हैं एक बार फिर से शुरू से लेकर आखिर तक कि किस तरीके से हम इसे लेकर चले थे, किस तरीके से विश्व का निर्माण हुआ था। सबसे पहले हम देखते हैं कि आधुनिक युग से पहले का समय कैसा था, किस तरीके से लोग वहाँ पर बात करते थे,
किस तरीके से सिल्क रूट से जुड़ते हुए दुनिया तक हम पहुंचे थे, और सिल्क रूट के बाद किस तरीके से जो फूड था स्पेगेटी और आलू के रूप में वह किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचा गया था, किस तरीके से कंपनसेशन हुआ, किस तरीके से बीमारियां और व्यापार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों तक पहुंचा, इन चीज़ों पर भी हमने चर्चा की। उसके बाद 19वीं शताब्दी के उस समय को समझा जब जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम था वह धीरे धीरे डेवलप होने लगा था। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम के डेवलप होने के साथ साथ हमने देखा कि किस तरीके से इस पर टेक्नोलॉजी का प्रभाव पड़ता है। साथ ही टेक्नोलॉजी के प्रभाव के साथ ही हमने इनमें जाना 19वीं सेंचुरी के आसपास कि किस तरीके से उस समय के लोग उपनिवेशवाद से जुड़े हुए थे, मतलब कि किस तरीके से दूसरे क्षेत्रों पर कब्जा करते हुए उन पर आधिपत्य जमा रहे थे, उन्हें कब्जे में लेते हुए उन्हें गुलाम बना रहे थे। इसके अलावा हमने रेंडरपेस्ट नाम के उस बीमारी के बारे में जाना जो मवेशी जानवरों में प्लेग के रूप में फैली, और प्लेग के रूप में फैलने वाली इस बीमारी के बाद होने वाली परेशानियों के साथ हमने देखा। साथ ही साथ भारत में अनुबंधित श्रमिकों को देखा कि किस तरीके से गिरमिटिया इंटेलेक्चुअल लेबर के रूप में ये लोग काम करते थे। इसके अलावा फिर हमने जाना कि विदेश के जो लोग थे वे इंडियन इंटरप्रेनर्स के रूप में किस तरीके से सामने आए, या इंडियन इंटरप्राइजेज को क्या समझते थे, भारतीय व्यापार किस तरीके से विश्व स्तर पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, इस चीज को भी समझा। किस तरीके से अलग अलग रूट्स भारत से जुड़ने लगे थे, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की अर्थव्यवस्था को भी जाना। किस तरीके से युद्ध के दौरान मुख्य रूप से सभी लोग युद्ध क्षेत्र में ही जुड़ते जा रहे थे। युद्ध के बाद के सुधारों पर, बड़े पैमानों पर होने वाले उत्पादन और उपभोग को समझा, और उस उत्पादन और उपभोग के कारण आने वाले डिप्रेशन को जाना कि किस तरीके से महामंदी का दौर उस समय के दौरान आया। महामंदी का यह दौर भारत में किस रूप में आया, इस चीज को जानते हुए हमने समझा। और साथ ही युद्ध के बाद पुनर्युद्धोत्तर का आना, या फिर प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के 20 साल बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध की एक रूपरेखा बनना, इस सब को जाना। और इसके अंत के दौरान ब्रिटेन वुड्स संस्थान का निर्माण भी एक बड़ी वजह है जो हमें दिखाता है कि किस तरीके से इसने युद्ध के बाद चीज़ों को सुधारने की कोशिश की। प्रारंभिक युद्ध के समय को भी जाना और समझा कि किस तरीके से उस समय के दौरान डीकोलोनलाइजेशन हुआ और इंडिपेंडेंस हुआ। साथ ही हमने अपने अंतिम पॉइंट में जाना कि ब्रिटेन वुड्स का समापन कैसे हुआ और उसके बाद ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई। इसी के साथ हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, और अगले चैप्टर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरीके से शुरू हुआ और इंडस्ट्रियलाइजेशन का यह युग किस तरीके से आगे बढ़ा।